हाँ भाई, आज का क्या टॉपिक है? सर आज कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो के बारे में। काफ़ी लोग हमें बोल रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा लॉसेस में हैं, और काफ़ी लोग हमसे हेल्प भी मांग रहे हैं। ऐसे ही मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच करा हुआ है। उन्होंने मुझे अप्रोच दिया है कि उनका पोर्टफोलियो अगर थोड़ा देख सके। सर उनका पोर्टफोलियो का रिव्यू अगर आप कर देंगे तो बाकी लोगों को भी बहुत हेल्प मिलेगी। कब बनाया था ये पोर्टफोलियो? लगभग जून 2024। ओके, सो जून, अगर पिछले साल जून 2024 में जब लोकसभा के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद मार्केट ने तेज़ी पकड़ी थी और काफ़ी लोग उस टाइम पर उन्होंने पोजीशंस बनाई थी। काफ़ी लोग जिन्होंने पहले कभी मार्केट में पैसे नहीं लगाए, वो उन्होंने उसमें पैसे लगाए। अभी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें से काफ़ी लोग उस दौरान ही मार्केट में घुसे हैं। और सब तरीके से ये आवाज़ आ रही थी कि भाई दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स। और जैसा कि होता है कि लोग ऐसी चीज़ों से बच नहीं पाते, तो मुझे लगता है इन्होंने भी वैसे ही सुन के लगाया होगा। अब अगर इनके पोर्टफोलियो में देखें, ऑब्वियसली छोटा पोर्टफोलियो है, रिटेल का पोर्टफोलियो है, शायद इसीलिए ये पैनिक्ड भी हैं। तो इन्होंने 75,000 रुपीज़ लगाए, अभी इनके करीब 11,000 रुपीज़, 10,500 रुपीज़ का लॉस चल रहा है, करीब करीब 14% का लॉस चल रहा है। अगर आप निफ्टी को देखें इस ड्यूरेशन में, अगर जून 2024 से अभी तक का देखें, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डेट आप पिक करते हैं, रफली मार्केट्स जो है फ्लैट टू नेगेटिव हैं। मेरे को लगता है 2-3% नेगेटिव ही होंगे। अब इनका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मार्केट मान लीजिए 3% या 4% गिरा, इनका पोर्टफोलियो 15% गिरा, तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इसमें जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि इन्होंने स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा डाले हुए हैं, तो पोर्टफोलियो को तो भाई इसमें रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अंडर परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो है। तो सर कौन सी वो चीज़ें हैं जो इनके पोर्टफोलियो में आपको पॉजिटिव लगा? तो इनके पॉजिटिव अगर मैं बात करूं तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो मैं देख सकता हूं कि इन्होंने जो सेक्टर्स पिक किए हैं, सब में 10-12% जो है एलोकेशन किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी या बुरी डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके की आपका रिस्क एपेटाइट है। अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, अगर आप रिटर्न्स ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, तो डाइवर्सिफाइड रहने से थोड़ा सेफ्टी रहती है। तो मैं कहूँगा कि ये इन्होंने एक ठीक ठाक काम किया है। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो इन्होंने एक काम और अच्छा किया है कि 80% एलोकेशन इन्होंने लार्ज कैप में किया है, 8% मिड कैप में किया है, 26% स्मॉल कैप में किया है। और स्मॉल कैप में आप देखिए इन्हें 26% का लॉस हो रहा है, मिड कैप में इन्हें 8% का लॉस हो रहा है, और लार्ज कैप में इन्हें करीब 14% का लॉस हो रहा है। तो लार्ज कैप में इनका जो डिसीजन था ज़्यादा पैसा लगाने का, ये सही डिसीजन है मेरे हिसाब से। पर सर ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो है, ये तो लार्ज कैप से ज़्यादा चढ़ते हैं। ये बात सही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा चढ़ते हैं और गिरते भी ज़्यादा हैं। और लार्ज कैप में थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि उसमें इंडिया की बेस्ट कंपनीज हमारे देश की रहती हैं। तो जब आपका जो है ना, आप ग्रोथ पीरियड में होते हैं, जब आपका बुल रन स्टार्ट हुआ रहता है या इनिशियल स्टेजेस में होता है, उस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, हमारा रन जो है मैच्योर कर रहा है, हम ओवर वैल्यू टेरिटरी पर आते हैं, तो आपको सेफ्टी का गेम खेलना चाहिए। और उस वक्त लार्ज कैप में ही ज़्यादा शिफ्ट करने से फ़ायदा है। और अगर मान लीजिए कि एक बड़े फॉल के बाद जब रिकवरी शुरू होगी, तो सबसे पहले लार्ज कैप में ही रैली हमें देखने को मिलेगी, और फिर बाद में वो रैली मिड कैप और स्मॉल कैप में आएगी, क्योंकि सबसे पहले बड़े इंस्टीट्यूशंस ही जो बेस्ट
कंपनीज हैं इंडिया की उसमें पैसे लगाते हैं। तो इसलिए जब भी रिस्क बढ़ने लगे तो हमें अपना एलोकेशन लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा ले जाना चाहिए। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में हैं तो फिर आपको वैल्यूएशंस की पकड़ होनी चाहिए कि आपने जो पकड़ा है वो एक सेफ वैल्यूएशन पर पकड़ा है। तो सर इनके पोर्टफोलियो में कौन से नेगेटिव्स हैं ये भी अगर आप बोल दें। ओके, तो क्लासिक मिस्टेक्स हैं जिसे हम रुकी मिस्टेक्स कहते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अब देखिए इन्होंने 75,000 रुपीज़ लगाए और करीब 20 स्टॉक डाल दिए। ओवर डाइवर्सिफाइड है। ओके, इतना डाइवर्सिफिकेशन हमें नहीं करना चाहिए। अगर मैं 75,000 मुझे लगाने होते तो मैं शायद 4 या 5 स्टॉक ही पिक करता। तो और कई दफ़े ये बताया जाता है हमें कि डाइवर्सिफाई ज़्यादा से ज़्यादा करो। ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपको एंड ऑफ द डे फिर आपको निफ्टी का ही रिटर्न मिलने लगेगा। कई लोग तो 100 स्टॉक भी डाल देते हैं कि थोड़ा थोड़ा हर जो कंपनी अच्छी लगी तो डाल दिया। उससे फिर क्या होता है कि आपका रिटर्न निफ्टी के जैसा हो जाता है। तो बेटर है कि आप वो ना करके फिर ETF ही खरीद लें। ओके, तो एक तो ये है कि डाइवर्सिफाइड ज़्यादा कर लिया। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ कि इनका जो एक्सपोज़र है वो जो गवर्नमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जैसे कुछ तो PSUs मुझे दिख रहे हैं, SBIN, PNB, ये दिख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक, कॉपर, और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट के फंड्स पर सर्वाइव करती हैं। तो उसमें ज़्यादा हैवी इसमें इनमें पोजीशंस लग रही है। तो एक तरफ तो आपने डाइवर्सिफाई किया, दूसरी तरफ आप देखो तो अगर इसको दूसरे तरीके से ग्रुपिंग करो तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें आपकी फंडिंग ज़्यादा है। अब वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे कैपेक्स तो ज़्यादा हुआ नहीं, वहाँ पे तो ग्रोथ एक तरीके से स्टैग्नेट हो गया। तो ये स्टॉक्स के परफॉर्म करने के चांसेस कम हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी प्रॉब्लम मैं जो देख रहा हूँ कि इन्होंने जो हाई ग्रोथ सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर पोजीशंस नहीं दिखती हैं। IT में एक आध इन्होंने कंपनी तो डाली है शायद, लेकिन वो भी छोटी कंपनी में डाला है। तो हाई ग्रोथ सेक्टर्स या स्टॉक में पोजीशंस मुझे यहाँ कम दिख रही हैं। तो ये पोर्टफोलियो देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गिरेगा भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ेगा भी नहीं, और ये मार्केट को अंडर परफॉर्म ही करेगा। वेल सर, कौन से सेक्टर्स दिख रहे हैं आपको इनके पोर्टफोलियो में? तो इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग सेक्टर में 16% का इन्वेस्टमेंट है। इंजीनियरिंग में IT भी इसमें डाला हुआ है। 12% इन्होंने FMCG में लगाया है, 17% फिनेंस में लगाया है, 17% मेटल्स में लगाया है। अब देखिए मेटल्स इस वक्त अगर आप देखिए तो अभी ये सब टैरिफ वैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है। 10% केमिकल्स में चलाया है, 30% और में चलाया है। तो इंजीनियरिंग में एक आध IT के स्टॉक्स भी इसमें डाले हुए हैं, लेकिन IT के जो बड़े स्टॉक्स में से एक भी नहीं डाला है। तो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी वीकनेस मुझे क्या लगती है कि इसमें जो ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर या कंपनीज़ की कमी इसमें मुझे नज़र आ रही है। तो सर कौन से नए सेक्टर एंड स्टॉक्स में इनको इन्वेस्ट अभी करना चाहिए? मुझे लगता है कि इन्हें IT के कुछ स्टॉक्स इनमें डालने चाहिए लार्ज कैप्स में से, और हेल्थ केयर तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो इसमें इनको डालना चाहिए। इनकी एज क्या है बाय द वे? सेम एज के हैं सर, लगभग 28-30 साल की है। हाँ, तो देखिए अगर आप 35 साल से कम के एज में, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हमको डालने चाहिए जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल हो, और स्टॉक्स जो हैं आप लंबे टाइम तक होल्ड भी कर सकें, क्योंकि अगर उसमें मान लीजिए कुछ टाइम तक आपके लॉसेस चलते भी हैं तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और अगर वो ग्रोथ स्टोरी अच्छी है तो वो रिकवर भी हो जाएंगे लॉसेस। तो एक सेक्टर जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है हेल्थ केयर, स्पेशली जो हॉस्पिटल्स के सेक्टर है। तो अभी आप देखिए रिसेंट एक डेवलपमेंट आई है, आई थिंक ये कल परसों की न्यूज़ होगी,
कि बजाज ग्रुप हॉस्पिटल्स की चेन बनाने जा रहा है। 10,000 करोड़ का, इफ़ आई एम करेक्ट, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अब देखिए, ऐसी अनसर्टेन टाइम्स में वो नए सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं और हेल्थ केयर में लगा रहे हैं, हॉस्पिटल के चेन्स में लगा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हम सारे हॉस्पिटल्स बनाएंगे नहीं, कुछ बनाएंगे और कुछ एक्वायर भी करेंगे। तो जो स्टोरी मैं पिछले 3 साल से आप लोग को बता रहा हूँ कि हेल्थ केयर में अगले 10-15 सालों में ये एक्सप्लोड होने वाला है। और जो हम यूरोप और यूएसए में मॉडल देखते हैं कि जो भी आपको करना है हॉस्पिटल में जाके करना है, वहीं पर आपको डॉक्टर्स मिल रहे हैं, टेस्ट भी मिल रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहे हैं, वही अल्टीमेटली यहाँ पर होगा। और ये सारा जो है इंश्योरेंस कंपनीज का खेल है। अब देखिए कि अगर आपको सिंपल एक बुखार होता है और आप यूएसए या यूरोप में जाते हैं और वहाँ जाकर आप इलाज कराते हैं, सिंपल बुखार का, जो कि हमारे यहाँ हम 200-250 रुपये फ़ीस देकर दवाई लिखा कर आ जाते हैं डॉक्टर के पास से, वहाँ भी अगर आप जाएंगे तो आपके $1,000-1,500 के खर्च हो जाएंगे, डॉलर के खर्च हो जाएंगे। मैं रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये मेरे साथ हो चुका है। मेरा इंश्योरेंस, जब मैं नया वहाँ गया था, मुझे ऐसे ही फ्लू हो गया था और मेरा इंश्योरेंस कार्ड समहाउ उस डॉक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया एंड आई पेड $800 सिर्फ एक सिंपल बुखार की, जो शायद 2-3 दिन क्रोसिन खाने के बाद ठीक भी हो जाता। तो यही खेल अब हमारे देश में शुरू होने वाला है और इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका हॉस्पिटल्स की होगी। और आप देख रहे हैं कि हमने पिछले पोर्टफोलियो में, जो हमारा 2021 का पोर्टफोलियो था, उसमें करीब 7-8 हॉस्पिटल के स्टॉक्स हमने ऐड किए थे और वो सब 2-3 गुना हो गए हैं। जो हमारा रीसेंट पोर्टफोलियो है 2024 का, उसमें भी हमने एक हॉस्पिटल का स्टॉक ऐड किया, क्योंकि अब ज़्यादा हमें मिल नहीं रहे और हम अपने स्टॉक्स को रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये एक स्टोरी ऐसी है जो मुझे लगता है अगले 10-15 साल तक इसमें जो है अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुझे लगता है उन्हें जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है उसमें से एक स्टॉक को भी पिक करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी इतने टाइम तक बिज़नेस में है। हालांकि अभी वो थोड़ा उनका डाउनसाइड चल रहा है, लेकिन वो इतने टाइम तक बिज़नेस में है और इतना वो कॉस्ट एफिशिएंट है कि मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने पिछले जो क्राइसिस को भी झेला और उससे फिर उभर कर आए, तो इस बार भी वो ऐसा करने की मुझे लगता है कि उनमें पोटेंशियल है। तो ये स्टॉक का नाम ले सकते हैं आप? देखो, ये मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, पिछले पोर्टफोलियो में ऐड किया था। तो बट जो हमारे वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि मेरा फेवरेट पिक कौन सा है। तो सर, कौन से स्टॉक्स या सेक्टर से इनको भी एग्जिट ले लेना चाहिए? देखिए, मेटल्स में बड़ी अनसर्टेनिटी है ये टैरिफ की वजह से, तो उसमें पोजीशंस को लाइट किया जा सकता है। दूसरा, आप देखिए जो फाइनेंस की कंपनीज़ हैं उसमें भी हमें थोड़ा एक्सपोज़र कम करना चाहिए। जिस तरीके की अभी खबरें आ रही हैं और जो लोन रिपेमेंट में जो हमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, स्लिपेज दिख रहा है, तो ये दोनों सेक्टर में मुझे लगता है थोड़ा वेटेज हमें कम करना चाहिए। हमारे दोनों पोर्टफोलियो में हमने एक भी बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक ऐड नहीं किया। शायद ही हमारे देश का कोई ऐसा पोर्टफोलियो मैनेजर होगा जिसने फाइनेंस के स्टॉक्स को ऐड ना किया हो पिछले 1-1.5 साल में। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमें जो डेटा दिख रहा था फाइनेंशियल वर्ल्ड का, वो हमें ज़्यादा कंफर्टिंग नहीं लग रहा था। अच्छा सर, किसी को अगर बहुत लॉस हो रहा है वो, तो तुम्हें तो लॉस नहीं हो रहा ना? नहीं। ओके, देखो, मार्केट में जो लॉस होता है ना, हर कोई उस लॉस को हैंडल नहीं कर पाता है। अगर आपके 5,000 रुपये कहीं गिर जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, आपको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट में आपके 5,000 रुपये चले जाते हैं तो आपको ज़्यादा दुख होगा। कई लोग उस लॉस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, कई लोग थोड़ा मेंटल बैलेंस भी लूज़ कर देते हैं। तो लॉस जब आपको होता है, सबसे ज़रूरी है कि आप अपना काम और जो मेंटल स्टेट है आपका जो मेंटल बैलेंस है उसे आप मेंटेन रखें, क्योंकि अगर वो बिगड़ेगा तो आप गलत डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि लॉसेस हमें नहीं होने देना है। जब आपके लॉसेस
बढ़ने शुरू हो रहे हैं उसी वक्त एक्ट करना है। और ये मत सोचिए कि ये डिसीजन सही है, ये डिसीजन गलत है। नो डिसीजन इज़ बैड डिसीजन इन अनसर्टेन टाइम्स। जो सबसे बड़ा बैड डिसीजन होता है वो है नो डिसीजन, कि भाई अब हम तो कुछ नहीं करेंगे जी, अब ऊपर वाले की मेहरबानी पर पोर्टफोलियो को छोड़ देते हैं, कभी ना कभी रिकवर कर जाएगा। अब कभी रिकवरी होती है, कभी नहीं होती। कई दफ़े स्टॉक 8-8, 10-10 साल रिकवर नहीं हुआ, जैसे बहुत से स्टॉक के नाम मैंने गिराए हैं। तो इसलिए जैसे ही लॉसेस आपके बढ़ने लगे तुरंत एक्ट करिए, और किसको हमें निकालना है, किसको रखना है, इसका जो सबसे सिंपल तरीका है उसका प्राइस आपको बताएगा। अगर आपने सही स्टॉक सही दाम पे लिया है तो वहाँ पर तो आपको आउट परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। तो अगर वो बुरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो या तो आपने गलत प्राइस पे लिया है या फिर आपने गलत स्टॉक लिया है। तो पोर्टफोलियो को जब भी लॉसेस बढ़ने लगे आइडेंटिफाई करके एक एक करके निकालिए, और उस फंड को आप थोड़ा रिजर्व में रखिए जब ताकि मार्केट और नीचे के लेवल पर आए तो मैं जो अच्छे स्टॉक से उसको और एक्यूमुलेट कर सकूं या फ्रेश जगह पर एंट्री बना सकूं। तो सर अगर किसी को आज के आज अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो उसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है। आपको ये नहीं देखना कि पिछले 5 सालों में इस सेक्टर ने क्या किया, आपको ये देखना है कि अगले 3 सालों में या 5 साल में ये सेक्टर क्या करने वाला है। पास्ट का डेटा देखना बहुत आसान है, आप गूगल करोगे 50 साइट्स हैं, जाएंगे वो दिखा देगा जी पिछले 3 सालों में ये क्या। आपने साइकिल आप जानते हो, तो साइकिल क्या होती है, आपकी साइकिल ऊपर चली गई, यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा आपको दिखाएगा, उसके बाद क्या होता है वो नीचे जाता है। ओके, तो हमें आगे का देखना है, उस सेक्टर का क्या आउटलुक है। ब्रोकरेज रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल होती हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। थोड़ा वक्त दीजिए और उन सेक्टर्स के ग्रोथ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, उसको रियलाइज़ करिए। अगर 4 साल तक आपको लगता है कि इसमें ग्रोथ है और करेंटली इसमें प्रॉब्लम नहीं है, उन सेक्टर्स को आप आइडेंटिफाई करिए। अब उसमें से अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो टॉप 2-3 जो सेक्टर में है उनको पिक करिए और उनमें पोजीशंस बनाइए। पोजीशंस जब आप बनाएंगे तो उसे 3 लॉट्स में बनाइए। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जो लार्ज कैप्स होते हैं 40 से 50% गिर जाते हैं, 60 तक भी गिर जाते हैं। मिड कैप जो है 60-70% तक गिर जाते हैं और स्मॉल कैप 80-90% तक गिर जाते हैं। तो आप तब तक अपना प्रोटेक्शन लेकर रखिए कि वहाँ तक गिरेगा तो मैं खरीदूंगा, तभी आप पैसा बना पाएंगे। अगर इतने हाई वैल्यूएशन में जल्दीबाजी में आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, यहाँ से मार्केट अगर 10-15% भी गिर जाता है तो आपके पोर्टफोलियोज ब्लीड करने लगेंगे। तो यही तरीका, इस तरीके के अनसर्टेन टाइम्स में यही तरीका काम करेगा। तो अगर बुल रन की स्टार्टिंग है तब तो आप लमसम एक बार में पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन इन जनरल मैं लोगों को यही सलाह देता हूं कि अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको पूरी समझ नहीं है, तो उसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में ही पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। तो सर पोर्टफोलियो तो बना लेते हैं सब, मगर एग्ज़िट का क्या सर? एग्ज़िट बहुत लोग कर नहीं पाते, इसका कुछ उपाय है? तो नंबर 1 सबसे पहले हमें मार्केट्स को देखना है। ओके, तो मार्केट्स किस वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है और अगले 3 साल मार्केट के क्या ग्रोथ पोटेंशियल हैं। 3 साल का ग्रोथ पोटेंशियल आपको कई हर जगह मिल जाएगा, आप खोजेंगे, थोड़ा भी गूगल सर्च करेंगे, मिल जाएगा। अब उसके मुताबिक आपके जो ग्रोथ आने वाले टाइम पर कितना होना है, क्या करंट पीई उसको जस्टिफाई कर रहा है, इसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है। अगर 3 साल तक आपका मार्केट नहीं चढ़ने वाला है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी उसी रफ्तार से ग्रो करेगा। ओके, तो अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं तो पोजीशंस को बुक करिए और प्रॉफिट को बुक करके पैसा घर में लेकर आइए, जो कि एफआईआईज अभी कर रहे हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि कंपनी के कोई खास ग्रोथ प्लान्स नहीं है, केपेक्स नहीं है और कोई एक्सपेंशन खास प्लान भी नहीं दिख रहे हैं, तो फिर क्यों हम उसे होल्ड करें।
अगर हम ऑलरेडी प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं तो क्यों ना हम उसे बेच दें। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि अरे मैं ट्रेडर थोड़ी हूँ जो बार बार मैं खरीदूँ बेचूँ। देखिए, इसमें ट्रेडर और इन्वेस्टर का कुछ नहीं है, पोजीशंस को आप मैनेज कर रहे हैं। एक मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो दिन में 2 बार चेक करता है, मुझे दवाई बढ़ानी है घटानी है, और ये आप यूजुअली हर रोज़ नहीं करेंगे। जब अनसर्टेन टाइम्स होते हैं, आपके पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो उससे मत हेजिटेट करिए कि मुझे पोजीशंस को कट करना है, अभी निकालना है, फिर कुछ दिनों बाद खरीदना, इसमें आप हेजिटेट मत करिए। और अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो वो छोटी सी बीमारी भी बड़ी बीमारी एक दिन बन जाएगी। तो सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि स्टॉक्स का इलाज करना ज़रूरी है, तो बहुत सारे लोग तो हमसे हेल्प मांग रहे हैं और लगता तो ये है कि उनके स्टॉक्स काफ़ी बीमार हैं। तो सर, उनका इलाज आप डॉक्टर बन के कर सकते हैं क्या? देखिए, ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इतने सारे लोग हैं और सबके पोर्टफोलियो तो देखिए रिव्यू करना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। बट कुछ सोचा जा सकता है। तो क्या तरीका है, कैसे हम उनसे कनेक्ट करें, कैसे उनके पोर्टफोलियो को हम रिव्यू करें, उसका एक मैकेनिज़्म हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप देखो क्या किया जा सकता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बीमार है और आप चाहते हैं कि सर उसका डायग्नोसिस करें, तो कमेंट सेक्शन पे आप लिखिए #डॉक्टर पोर्टफोलियो, ताकि हम उसका इलाज या फिर डायग्नोसिस कर पाएँ। ओके, थैंक यू।